हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग विज्ञान डीएलएड 2025 द्वितीय सेमेस्टर का अति लघुत्तरी प्रश्न कर रहे थे, जिसमें हमने 34 तक संयोजकता किसे कहते हैं तक देख लिए थे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 35 नंबर से। एक कन्फ्यूजन था कि दूध का फटना व दूध का दही होना यह रासायनिक परिवर्तन है। ऊपर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वह रासायनिक परिवर्तन है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो 35 नंबर देखते हैं। पार्ट 1 हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और इसे क्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड तथा H2O जल बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, HCl NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और H2O जल बनाएगा। ठीक है, कभी पूछता नहीं है, अगर कभी पूछ देगा तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे हम लोग। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तिल्ली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना। यह तीव्र परिवर्तन जो अचानक से हो, तीव्रता से हो, जैसे माचिस का जलना तुरंत क्रिया करके तुरंत जल गया, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फटना, तुरंत आप कील धसाए और फट गया, यह तीव्र परिवर्तन में आता है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पित होना, जैसे आप देखे हैं ना, जल का हल्का गर्म होकर वाष्पन होना, उड़ना, उसको वही कहते हैं। तो वाष्पन को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। हमने बताया ना आपको कि जल का गर्म होकर धूप के कारण वो गर्म हो गया, जैसे भी वो ऊपर भाप की तरह ऊपर जाने लगता है, उसको वाष्पन कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु का एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 39 हम लोग देखते हैं। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? फसल चक्र का मतलब है कि कब कब, जैसे रबी की फसल है, कब वो उगेगी, कब मटर उगेगा, कब अरहर का, कब, ये सब फसल के चक्रण इसको कहते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो फसल चक्र किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। समझ गए आपको? जैसे कि गेहूं के सीजन में गेहूं की खेती, उसके बाद धान की, तो जो जो ये फसल हो रहा है, धान है, गेहूं है, बाजरा है, इनके बीच जो फसल क्रिया हो रही है कि दूसरी फसल उगा उगा रहे हैं हम लोग, तो उसी को फसल चक्रण कहा जाता है। जैसे किसी खेत, आप ध्यान से देखिएगा, किसी खेत में एक निश्चित समय में फसल के पश्चात, एक फसल गेहूं हो गई तो उसके फसल के पश्चात दूसरी फसल, मान लीजिए धान हो गया, की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति, उसकी उर्वरा शक्ति भी नष्ट न हो, उसे फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के निश्चित अतः भूमि के निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न हो पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, फसल चक्रण को। आगे देखते हैं हम लोग। ईंधन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 40 है। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। गैस ईंधन में आपका LPG गैस आ जाएंगी, द्रव ईंधन में पेट्रोल डीजल, ठोस ईंधन में कोयला, गोईठा, जो भी आपके गांव में ठोस लकड़ी, ये सब ठोस ईंधन में आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है। 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का यह समीकरण, रासायनिक समीकरण है, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है।
आगे देखेंगे, जांघ की अस्थि का नाम होता है फीमर होता है। जांघ की अस्थि का नाम, जांघ की जो हड्डी होती है उसका नाम फीमर होता है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, 4Na+O2 से रासायनिक क्रिया करके क्या बनेगा? तो 4Na+O2 रासायनिक क्रिया करके 2Na2O बनेगा। अगला हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो किसी भी तत्व को लिखने के लिए हम लोग एक लिखते हैं ना, जैसे 1, देखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं 1H1, तो उसी तरह यक्स के ऊपर ए और जेड, जहाँ ए बराबर परमाणु द्रव्यमान, जेड बराबर परमाणु संख्या और यक्स बराबर तत्व। यक्स जो जैसे यक्ष है, यह तत्व है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, टीकाकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा, टीकाकरण क्या है, कभी कभी पूछ देता है। टीकाकरण, टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इस विधि से लोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म के 9 माह के अंदर, दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाया जाता है, जो टीकाकरण होता है। टीकाकरण का मतलब है, जैसे लगा था कोरोना का टीका लगा था, वही टीकाकरण की बात हो रही है। कैसे तो उसका उपयुक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। रोग से लड़ने का विकास, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? लिखिए। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती हैं। घिरनी होती है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पेंच सरल मशीन है। झुका तल, घिरनी, पहिया व धुरी, ये सब सरल मशीनों का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 47, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। सौर मंडल में सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, सबसे नजदीक। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं हम लोग, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं और पूरे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, पूछ देता है कभी कभी। प्रश्न नंबर 49, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो कीटों में जो वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन मैलपिघियन या निसर्ग नलियां की मुक्त उत्सर्जक इंद्रियां हैं। मैलपिघियन देख लीजिएगा, यह एक उत्सर्जी अंग है। प्रश्न नंबर 50 हम लोग देखते हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण, एक चिमटा, एक चाकू हो गया आपका तृतीय प्रकार का जो एक उदाहरण है, तथा फावड़ा, किसान का हल, ये सब तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH एसिटिक एसिड। प्रश्न नंबर 52, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल का मुख्य कार्य है, यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। मेस्टन हल जो होता है वह ऊपर की मिट्टी को, ऊपर की, जैसे ऊपर की मिट्टी है, इसको नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है, मेस्टन हल। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। नवीकरणीय जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, अनवीकरणीय जो भविष्य में समाप्त हो जाएगी।
वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, इसको केडा के नाम से आप याद कर सकते हैं। के, ई, डी और ए, केडा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इसको केडा कह सकते हैं आप याद करने के लिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? मेरेस्मस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मेरेस्मस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 26 कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH और खाने वाले सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। याद करिएगा, कभी कभी पूछ देता है प्रश्न में, हो सकता है इस बार आए भी यह। प्रश्न नंबर 57 किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो कीटनाशक पदार्थ का नाम है मैलेथियान। कीटनाशक पदार्थ का नाम है मैलेथियान, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 58 हम लोग देखते हैं, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, याद कर लीजिएगा इसको। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। प्रश्न नंबर 60 किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। अम्ल HNO3, H2SO4, HCl एक प्रबल अम्ल है, HCl, H2SO4, और क्षार में NaOH, KOH, NH4H, MgOH ट्वाइस, ये क्षार हैं। NaOH पूछ देता है कभी कभी। प्रश्न नंबर 61 Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? इसमें लोहे की संयोजकता +3 है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए, संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। नीचे का जल गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर का, तो संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। प्रश्न नंबर 63 यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 64 मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे हम लोग, आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। असंख्य तारों के विशाल पुंज को या भंडार को हम आकाश गंगा कह सकते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल में ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे ग्रह हैं, याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये पूछता है, हो सकता है इस बार ये पूछे। तारामंडल क्या है? प्रश्न नंबर 67 आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। जैसे देखेंगे सप्तर्षि मंडल वाले जो तारे होते हैं, जैसे 7 तारे बने होते हैं। तारामंडल क्या है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। आकाश गंगा में तारामंडलों के नाम वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृतिका, जो हमने सप्तर्षि का ऊपर बात किया था तारामंडल है व्यवस्थित, कृतिका, ओरियन और वृश्चिक, ये तारा आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम हैं।
और तारामंडल आप ऊपर देखें कि आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 69 हम लोग देखेंगे आगे। छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। इसको हम परछाई भी अपने भाषा में बोलते हैं। परछाई का मतलब कि उस पर आपका प्रतिबिंब बनता हो, काले रंग का जो बनता है उसे, उसी बात को कहा गया है। अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई अपारदर्शी वस्तु हो, जैसे ठोस पदार्थ हो जिसके आर पार प्रकाश न जाए, तो उसका जो पीछे जो प्रकाशहीन क्षेत्र होता है या जिसकी छाया बनती है, या उसे परछाई हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, उसको ही छाया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब नीचे होता है और उसके ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण के लिए कैंची, तराजू, हैंडपंप और पेचकस, शीशा, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं हम लोग। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? वसा को 3 समूहों में बांटा गया है। वसा को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा में मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल तेल तथा दूसरा है असंतृप्त वसा, जिसमें मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल तथा तीसरा जो है वसा का भाग बहु असंतृप्त वसा, उसमें सूरजमुखी, सोयाबीन, मकई का तेल इत्यादि है। प्रश्न नंबर 72 हम लोग देखेंगे। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। CaCO3 प्लस 2HCl, CaCO3 प्लस 2HCl से क्रिया करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। प्रश्न नंबर 73 हम लोग देखेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। प्रश्न नंबर 74, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। हम लोग ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी इसको देखा था। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। प्रश्न नंबर 75, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। कृषि के प्रमुख यंत्र हैं हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर, रोटावेटर भी लिख सकते हैं आप, जो जानते हो कृषि के यंत्र। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। मृदा अपरदन क्या है? अपरदन का मतलब कटाव से है। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? हाथ से छिटकाव विधि, जो हम लोग गांव में खाद या गेहूँ छीटते हैं उसी को छिटकाव विधि कहते हैं, हाथ से। वही बीज की प्राचीन विधि है। प्रश्न नंबर 78, कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य अदिश राशि है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्य एक अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ सकता है आपसे। प्रश्न नंबर 80 हम लोग देखेंगे। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य, ये सूर्य है और पृथ्वी के मध्य अगर चंद्रमा आ जाए
चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ लेती है, चंद्रमा है इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछ सकता है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, और चंद्र ग्रहण भी देख लीजिए। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, तथा चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इस बार पूछेगा जरूर इनमें से। प्रश्न नंबर 82, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहा जाता है। आप आसान भाषा में जान सकते हैं कि फसल उसे कहते हैं कि एक जगह एक जगह उसी पौधे की ज़्यादा समूह हो तो उसको फसल कह सकते हैं। मतलब अगर सरसों लगा रहे हैं और ज़्यादा सरसों एक ही खेत में है तो उसको फसल कह सकते हैं। उसी को ये अपनी भाषा में लिखा हुआ है कि एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। 83, फसल कितने प्रकार की होती है? फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी, जायद। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? सिंचाई की प्रमुख विधियां प्रवाह विधि, कूड़ विधि, बाढ़ विधि, क्यारी विधि, वलय विधि, ड्रिप विधि। यह विधियां हैं पानी सिंचाई या पानी बढ़ाने की या पानी देने की फसलों में। विधियां हैं प्रवाह विधि, कूड़ विधि, बाढ़ विधि, क्यारी विधि, वलय विधि, स्थिति, ड्रिप विधि। प्रश्न नंबर 85, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? आसवन विधि 85 नंबर देखते हैं। आसवन विधि पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। पेट्रोलियम में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि का अपनाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम जो होता है, मान लीजिए कच्चा तेल आया, उससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल जो अलग अलग किया जाता है उसे आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म मतलब होता है कि जो हजारों साल पहले जो जीव जंतु पृथ्वी में दब के मर गए थे वो आज कोई ईंधन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं तो उनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला है, बहुत हजारों साल पहले लकड़ियां दब गई थी जो पृथ्वी के वायु दाब व हीट की वजह से कोयले में परिवर्तित हो गई, पेट्रोलियम हो गया, यह सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के असीमित स्रोत जो खत्म होने वाले नहीं हैं, वायु, जल, बायोगैस, सूर्य, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? प्रश्न नंबर 88 है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक हैं? जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन साधन अति आवश्यक हैं। आप अपने से अपनी भाषा में समझ के आधार पर लिख सकते हैं क्या क्या आवश्यकता है। भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन जो भी है। आज की डेट में मोबाइल भी एक जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक अति आवश्यक चीज़ है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं हम लोग, बल किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। बल ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, किसी पदार्थ तथा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए
जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। परिवहन के जो साधन है पेट्रोलियम के उत्पादों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि के चलाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग मोटर चला के पानी भरा सकते हैं। पंखा, मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी ये सब विद्युत ऊर्जा से ही चलता है। मोबाइल चार्ज करना। प्रश्न नंबर 93। बायोगैस से क्या आशय है? बायोगैस का मतलब है जो गोबर से बनाया जाता है। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 94 हम लोग देखते हैं। ऊर्जा के सीमित स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत। ऊपर हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़े हैं, तो देखेंगे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय स्रोत या सीमित स्रोत कहते हैं। जो एक समय आने के बाद यह खत्म हो जाएंगे, उन्हें ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। पेट्रोल आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा, पत्थर का कोयला खत्म हो जाएगा, ये सब एक अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे। झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक से आसानी से चढ़ाया जा सकता है। कोशिका किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे। कोशिका किसे कहते हैं? कभी कभी पूछ देता है। केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 96। कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। केंद्रक किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 97। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है। कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? प्रश्न नंबर 98। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक के बीच अगल बगल जो द्रव्य पदार्थ होते हैं गाढ़े तरल रंग का तरल होता है, उसे केंद्रक जीव द्रव्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99। कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं? कोशिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है, हो सकता है पूछ दे इस बार। कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका द्रव्य होता है, को केंद्रक होता है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे हम लोग। 100। वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? वैकल्पिक ऊर्जा जो विकल्प में है, जैसे सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा बायोगैस या बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के समान स्रोत हैं, के समान है। प्रश्न नंबर 101 देखेंगे। सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है? इसका कहाँ उपयोग किया जाता है?
सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। सौर कुकर देखेंगे आप, कभी कभी देखते हैं, एक शीशे का बना होता है, बीच में कुकर रख देंगे, इस पर प्रकाश पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा और सब एक ही केंद्र पर जाने, जिससे यहाँ हीट उत्पन्न होती है, जिससे उस कुकर में रखा हुआ भोजन बन जाता है। उसी को सोलर कुकर कहा जाता है। 102 नंबर देखेंगे, सौर सेल। सोलर सेल किसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने की युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। प्रकाश सूर्य से जो प्रकाश होता है वह सोलर पैनल द्वारा जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसे सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहा जाता है। 103 नंबर, हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? हैंडपंप जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है तथा कई बार हम लोगों ने उत्तोलक पर चर्चा कर लिया है। प्रथम उत्तोलक में कैंची, पेचकस और साइकिल का ब्रेक आदि आ जाते हैं। 104 नंबर हम लोग देखेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक आपने हैंडपंप देख लिया, साइकिल का ब्रेक देख लिया, कैंची है, पेचकस है, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक हैं, पहिए वाली ट्रॉली, सरौता, ठेला, बोतल खोलने वाला जो पेप्सी खोलने के लिए जो यूज किया जाता है वो भी प्रथम द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक चिमटा, बंसी, फावड़ा, किसान का हल जो है वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक में आता है। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे हम लोग, जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? जल ऊर्जा में बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। जल ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है, बहता हुआ जल में। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार बहता हुआ जल जल ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 106, ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूछे इस बार। ज्वारीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है, वो भी एक बहते जल के समान ही होता है, गति करता हुआ जल। तो ज्वार भाटा को देखेंगे, ज्वारी लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है। इस पर जीवन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। ज्वार भाटा गति करता हुआ था, ऊपर नीचे आप देखते हैं ऐसे ऐसे आता है, तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा संयंत्र है उसको लगाया जाता है, जिससे वो चलता है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है और अधिक खोज किए जा रहा है इसमें। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न नष्ट हो सकती है और न ही यह उत्पन्न की जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको हम विस्तार से देखते हैं। आइए 107 नंबर को, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं हो सकता। केवल एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। जैसे आपने लाइट जलाया, प्रकाश हुआ, वह प्रकाश में परिवर्तित हो गया। जो सेल है वो मान लीजिए उसमें विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा है, वह प्रकाश में परिवर्तित हो गई, तो ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है बस। सरल मशीन किसे कहते हैं? सरल मशीन का उदाहरण घिरनी है। ऐसे साधन जो कार्य में सरलता या सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाता है। जो अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, जिस मशीन से अपना कार्य सावधानी से, सरलता से और तेजी से हो जाए, उसे सरल मशीन कहेंगे। सरल मशीन का एक उदाहरण है चाबी। घिरनी भी एक सरल मशीन का उदाहरण है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 110 नंबर देखेंगे, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं।
पहला है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऊतक 3 प्रकार के ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे, जीवन की आधारभूत क्रिया क्या है? जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं पोषण, श्वसन। जीवन की जो आधारभूत क्रियाएं हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन, ये सब जीवन के आधारभूत क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 112 देखा जाए, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? जीवधारियों की प्रजनन की विधियों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है वर्धी प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा है लैंगिक प्रजनन। जीवधारियों के प्रजनन की ये 3 विधियां हैं: वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। सोलर पैनल का उपयोग 113 नंबर देखेंगे। सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है वहां रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे, पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। वायु के गतिशील होने से जो उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा उसे पवन ऊर्जा कहता है। पवन ऊर्जा से ही पवन ऊर्जा के लिए हम लोग पवन चक्की का निर्माण करते हैं जिससे हवाओं से वह चलती है और हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को पवन ऊर्जा कहा जाता है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। 115 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा NaHCO3, यह इसका उपयोग है त्वचा को गोरा बनाने के लिए। दूसरा नंबर है त्वचा को नमी मुक्त करने के लिए। खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए डाला जाता है, खाने होने वाला सोडा जो उपयोग किया जाता है। केक के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के लिए। प्रश्न नंबर 116 हम लोग देखेंगे। 116 नंबर देखते हैं, वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिनों के नाम लिखिए, अथवा जल में घुलनशील विटामिन था वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए हमने बताया था आपको केडा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और जल में घुलनशील विटामिन है आपकी देख विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2, विटामिन 3, विटामिन B5, B6, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12, ये सब जल में घुलनशील विटामिन है। तथा वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी टेकोफेरॉल, विटामिन के, इसको हम केडा से भी जानते हैं, KEDA, केडा। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में एकत्रित हो जाती है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 118, सरल मशीन के प्रकार बताइए। सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है। पहला उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी, यह सरल मशीन के उदाहरण हैं। 119 नंबर देखेंगे, घिरनी क्या है? घिरनी एक सरल मशीन है। घिरनी क्या है? घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है।
गिरनी। प्रश्न नंबर 120 देखेंगे हम लोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसके रोग होता है सूखा रोग, विटामिन डी के कारण। हम लोग अगले क्लास में लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न किया जाएगा अगली क्लास से। अति लघुत्तरी प्रश्न आपके विज्ञान के डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान का क्वेश्चन खत्म हो चुका है लगभग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने करा दिया है और अति लघुत्तरी भी खत्म हो गया है। तो आगे की क्लास में हम लघुत्तरी प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।